अपशिष्ट प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज। अपशिष्ट प्रबंधन की 4 विधियां हैं: भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण व रासायनिक विधि। 4 विधियों द्वारा वेस्टेज का मैनेजमेंट किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है। 4 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है भूमि भराव। भूमि भराव क्या होता है? भूमि भराव की क्रिया में खानों की निमन भूमि यानी जहां से खनिज खोदते हैं वहां पे गड्ढे पड़ जाते हैं, उन गड्ढों के अंदर अपशिष्ट को डालकर भरा जाता है, उन गड्ढों को अपशिष्ट डालकर भर दिया जाता है। फिर यह विधि जो है भूमि भराव विधि है वह अपशिष्ट प्रबंधन की साफ व कम खर्च की विधि है। इसलिए ज्यादातर देशों के द्वारा, ज्यादातर जो देश हैं वो इस विधि को अपनाते हैं, यानी जो ज्यादा देश हैं वो इसी विधि को अपनाते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। फिर भूमि भराव की विधि को अगर गलत व पुराने तरीके से प्रयोग में लिया जाए तो इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है, वह वनस्पति खत्म हो जाती है। कैसे हो जाती है? यदि मान लीजिए आपने भूमि को भरा और उसके ऊपर कुछ नहीं डाला तो यहाँ से जो थैलियां वगैरह इधर उधर उड़ेगी, जिससे संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। साथ में जब ये मिट्टी के अंदर पॉलीथीन वगैरह मिलेंगे तो ये मिट्टी की उपजाऊपन को कम कर देंगे, जिससे वनस्पति खत्म हो जाएगी। और यदि इसको नियोजित तरीके से काम में लिया जाए, इसको भरने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाली जाए, इसको नियोजित तरीके से भूमि भराव को काम में लिया जाए तो क्या होता है? यह इसके द्वारा हम गैसीय प्रणाली विकसित कर गैस उत्पन्न कर सकते हैं तथा इस गैस का उपयोग हम विद्युत के उत्पादन में कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा अपशिष्ट प्रबंधन की 4 विधियां: भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और रासायनिक विधि। नाम फिर पहली विधि पढ़ी हमने भूमि भराव। भूमि भराव में क्या होता है? खानों की निमन भूमि में अपशिष्ट डालकर उनको भरा जाता है। फिर यह विधि साफ व कम खर्च की विधि है, इसलिए ज्यादातर देश इसको अपनाते हैं। फिर भूमि भराव विधि को अगर गलत व पुरानी विधि से अपनाया जाए तो क्या होता है? इसके कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं कि इससे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है, साथ में भूमि भराव के कारण वनस्पति खत्म हो जाती है। और यदि भूमि को भरने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और नियोजित तरीके से इसको उपयोग में लिया जाए तो भूमि भराव को नियोजित तरीके से उपयोग में लेने के कारण क्या होता है? इसमें हम गैसीय प्रणाली विकसित कर गैस उत्पन्न कर सकते हैं तथा इसके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो जो आज की हमारी पहली विधि थी उसका नाम था भूमि भराव। अब हमने पढ़ना है दूसरी विधि भस्मीकरण। दूसरी विधि का नाम हमारे है भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या होता है? भस्म का अर्थ होता है किसी को जलाना। तो भस्मीकरण की क्रिया में क्या होता है? अपशिष्ट का दहन यानी इसको जलाकर ताप, भाप, गैस व राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। अपशिष्ट को जलाया, उसको ताप, भाप, गैस और राख में परिवर्तित कर दिया। अब याद रखना है भस्मीकरण 2 पैमानों पर काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? देखो, छोटे पैमाने पर हम हमारे घरेलू कचरे को जलाते हैं तो छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा काम में लिया जाता है। और यदि उद्योग धंधों में बड़ा कचरा है, बड़े पैमाने पर कचरा इकट्ठा हो गया तो बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों में काम में लिया जाता है। फिर भस्मीकरण किया किसका जाता है? तो याद रखना है भस्मीकरण जैविक चिकित्सा अपशिष्ट को निष्पादित करने में किया जाता है। जैविक अर्थ जो जीवों से प्राप्त होते हैं, चिकित्सा यानी अस्पतालों से, और अपशिष्ट यानी जो जीवों का वो भाग जो अस्पतालों में ट्रीटमेंट के दौरान उनसे निकलता है, क्योंकि ऐसा संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसके निष्पादन के लिए भस्मीकरण सर्वोत्तम विधि होती है। फिर आपने पढ़ना है कि भस्मीकरण से प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं, यानी जब किसी चीज को जलाते हैं तो उससे गैसें निकलती हैं जो प्रदूषण उत्पन्न करती है। अतः यह एक विवाद की विधि है। भस्मीकरण एक विवाद की विधि है। उसके बाद आपने याद रखना है कि भस्मीकरण में क्योंकि कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, अतः भस्मीकरण की क्रिया छोटे देशों में अपनाई जाती है। भस्मीकरण के लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता है, अतः भस्मीकरण की क्रिया छोटे देशों में अपनाई जाती है। फिर एक याद रखना है कि यह विधि छोटे देश यानी जापान में काम में ली जाती है। हमारी जो दूसरी विधि है उसका नाम हमने पढ़ा भस्मीकरण। भस्मीकरण वापिस से पढ़िए। भस्मीकरण के अंदर क्या किया जाता है? दहन किया जाता है। दहन का अर्थ होता है जलाना। जलाकर किसी भी अपशिष्ट को ताप, भाप, गैस व राख में बदल दिया जाता है। फिर भस्मीकरण की क्रिया 2 पैमानों पर काम में ली जाती है। छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा घरेलू कचरे को जलाकर, बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों में। फिर हमने पढ़ना है भस्मीकरण के द्वारा जैविक चिकित्सा अपशिष्ट को निष्पादित या प्रबंधन किया जाता है। और भस्मीकरण में जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो इसके साथ निकलती है प्रदूषक गैसें, जो अतः यह विवाद की विधि है। यानी भस्मीकरण विधि में प्रदूषक गैसें निकलने के कारण यह विवाद की विधि है। फिर भस्मीकरण के लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, अतः छोटे देश इसको अपनाते हैं। और याद रखना है मेनली ये विधि जो है जापान में उपयोग में ली जाती है। तो आपसे अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो आपने कहना है भस्मीकरण।
गलत जगह ना रखो रे। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास तीसरी विधि आती है जिसका नाम है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण में क्या होता है, अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके उसको कच्चा माल व उससे गैसें उत्पादन कर ली जाती है। पुनर्चक्रण की विधि में अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके उससे कच्चा माल या गैसें प्राप्त कर ली जाती है जिससे अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। पुनर्चक्रण के लिए हमें याद रखना है 3R सिद्धांत। याद रखना है 3R सिद्धांत, यानी 3R का क्या बनता है, पहले R का बनता है रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, दूसरे का अर्थ होता है रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, और तीसरे का बनता है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। अपशिष्ट ऐसा कम उपयोग करना चाहिए जिनसे अपशिष्ट एकत्रित हो। दूसरा, जो पदार्थ आप उपयोग कर रहे हो अगर वो दोबारा उपयोग में लाने लायक है तो उसको पुनः उपयोग में लाए, और तीसरा रिसाइकिल यानी उसको पुनः चक्रित करके उपयोगी पदार्थ में बदल दीजिए। तो याद रखना है पुनः उपयोग में अपशिष्ट को रूपांतरित कर उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है, उसको भी पुनः उपयोग कर लिया जाए। और पुनर्चक्रण की विधि में क्या करना है आपने, पुनर्चक्रण की विधि में अपशिष्ट से गैसें प्राप्त की जाती है, जबकि जो जैविक अपशिष्ट होता है उससे कंपोस्ट व वर्मी कंपोस्ट खाद बना ली जाती है। इस प्रकार हमने पढ़ा पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण में अपशिष्ट से कच्चा माल व गैस प्राप्त करने के पुनर्चक्रण विधि उपयोग में ली जाती है। उसके बाद हमने पढ़ना है अपशिष्ट की आगे विधियों के बारे में कि अपशिष्ट की और कौन सी विधि थी। तो चौथी विधि हमने पढ़ी थी रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है, रासायनिक पदार्थों द्वारा रासायनिक क्रियाएं करवाकर अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। रासायनिक पदार्थों द्वारा रासायनिक क्रिया करके अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। कुछ अन्य उपयोग भी किए जाते हैं सरकार के द्वारा। कैसे किए जाते हैं, देखो, शहरों में अपशिष्ट को गहरे सागर में छोड़ दिया जाता है। शहरों के अपशिष्ट को गहरे सागर में छोड़ दिया जाए, लेकिन इससे याद रखना है हमें कि सागरीय प्रदूषण नहीं होना चाहिए भाई। गहर पहला उपयोग किया गया। दूसरा, पशुओं से जो रक्त मांस व पक्षियों के पंख हैं उनको पकाकर पहले तो बना ली जाती है चर्बी, और फिर उस चर्बी का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। तीसरा, इन्हीं पशुओं से जो प्रोटीन के अंश प्राप्त होते हैं उनसे पशु चारा बनाया जाता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ये विधि भी काम में ली जाती है। इसके अलावा जो शहरों का मलमूत्र युक्त गंदा पानी आता है उसको स्वच्छ करके उसका उपयोग किया जाता है सिंचाई में, फसलों को पकाने के लिए। साथ में कूड़े करकट से ठोस दाव विधि द्वारा ईंटें बना ली जाती है। साथ में सरकार क्या करती है, नगरों को साफ करने के लिए एक प्लान चलाती है जिसको कहते हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान चलाया जाता है। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले रासायनिक विधि में रासायनिक क्रिया द्वारा अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अन्य उपयोग में हमने पढ़ा कि शहरों के अपशिष्ट को गहरे सागर में छोड़ दिया जाता है जिससे सागरीय प्रदूषण होता है। साथ में हमने पढ़ा कि पशुओं के रक्त मांस व पक्षियों के पंख को पकाकर चर्बी बना ली जाती है, वह उसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा पशुओं के प्रोटीन अंशों से पशु आहार बनाया जाता है। मलमूत्र युक्त गंदे जल को स्वच्छ कर उसका उपयोग किया जाता है फसलों को पकाने में, सिंचाई करने में। कूड़े करकट से दाव विधि द्वारा ईंटें बना ली जाती है। और लास्ट हमने पढ़ा कि सरकार द्वारा नगरों के साफ करने